Hey besties, how are you all? I hope you all are doing great at your place. I am Prachi from the channel Literature with Prachi, and today we are going to talk about BDC 105, Block 3, Unit 1, Short Fiction and Introduction. देखो ये वाली यूनिट थोड़ी सी आपको लगने वाली है बोरिंग, बट यूनिट 2, 3, 4 में स्टोरीज है तो आपको उसको पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। यूनिट 1 हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि बैकग्राउंड क्लियर हो जाए और आप अपने आंसर्स में अच्छे से इन्हें इंक्लूड करो और अपने आंसर को बड़ा यानी इलेबोरेट करके लिख पाओ। So besties, let's talk about the topic of this unit. So in this unit, total 5 topics and today we are going to cover all of these. अब क्यों? क्योंकि हमारा जो एग्जाम है वो हमारे काफी पास है और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक यूनिट को 2 दिन से ज्यादा टाइम दें, तो हमें इसे एक बार में ही कंप्लीट करना होगा। डोंट वरी, मैंने एक प्रॉपर नोट्स बना दिया आपके लिए, आप उसमें से ही पढ़ो, आपका क्लियर हो जाएगा ये वाला यूनिट। और हाँ, देखो एक कुछ स्टूडेंट है वो बोल रहे हैं मुझे स्टूडेंट्स की मैं ट्रांसलेट करती हूँ, तो वो ठीक है, आज ट्रांसलेट नहीं करेंगे, आज हम लोग ऐसी ही स्लाइड्स देखने वाले हैं। अब देखो मैं बता दूं कि मैं ऐसा करती क्यों थी, और मैं पूरा पूरा ट्रांसलेट भी नहीं करती थी, बट मैं ऐसा करती क्यों थी क्योंकि होते हैं ना कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो कुछ काम कर रहे हैं और ईयरफोन ऐसे लगाए हुए हैं, तो उसमें जो लिखा है उससे मैं अलग बोल रही हूँ, तो अब वो कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि ऐसा उसने ऐसा बोला था तो और लिखा ऐसा है, तो मैं क्या नोट्स से थोड़ा ज्यादा उन्हें लगता है कि नोट्स से पढ़ूं या सुन के पढ़ूं। और अगर मैं दोनों चीजें एक ही जैसे बोल रही होती हूँ तो फिर क्लियर होता है कि ठीक है जो लिखा है वही तो बोला जा रहा है ना, तो क्लियर है कि बस सुन के भी हो जाएगा। बट दैट्स ओके, हम लोग अभी ऐसे ही देखते हैं। So our first topic is short fiction, या shorts, I'm to say story, history and school. And short fiction is like a short story. Short fiction क्या है? एक story के जैसा है, and it's a tiny world of imagination. Or you could say short fiction is like a small spark. जैसे छोटी सी कहानी, but it has a big impact. सो आर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिससे हमें थोड़ा इजी वे में समझ में आएगा कि ये क्या है। वैसे हमें पता है ये क्या है, बट कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स की तरह आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हो। तो शॉर्ट स्टोरीज जैसे एक क्विक जर्नी की तरह है। थिंक ऑफ शॉर्ट फिक्शन एज अ मिनी एडवेंचर यू डाइव इन, एंड यू नो लाइक आप जब शॉर्ट स्टोरी पढ़ते हो तो आपको वो चीज मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक तुरंत पता चल जाती है, आपका कुछ कुछ तरह का आपका ब्रेक्स नहीं होते उसमें, है ना। तो इट गिव्स यू अ फुल स्टोरी इन अ शॉर्ट टाइम एंड इट इज परफेक्ट फॉर बिजी रीडर्स लाइक यू ऑल। नेक्स्ट इज small but impactful. It's like a spark that is lit with a fire. A short story is brief but leaves a lasting impression, right? And born from myths and tales. मतलब यही है इसका कि it is inspired from ancient myths and folk tales. Perfect for busy bees, जैसा मैंने बताया, it is perfect for busy readers like you all. People who can't read a novel can enjoy short fiction. It's like the fast food of literature and much more satisfying to watch. Emotion in a nutshell. एक तरह से ये इमोशन एक नटशेल में, इट्स अ concentrated dose of feelings, ideas and creativity, delivering depth in just a few pages, tailored or today for today. Edgar Allan Poe believed in short fiction and ability to make a powerful single impression in one sitting. मतलब एक बार में बैठ के आप पूरा स्टोरी पढ़ सकते हो और उससे आप एक अच्छा वो जो बुक है वो अच्छा इंप्रेशन बना सकते हैं आपके ऊपर। तो क्या क्या चीजें हमने सीखी कि it gives a full story in a short time, and second is inspired from ancient myths and folk tales. Third is it delivers strong emotions in just a few pages, जैसे एक concentrated dose. Next is writers like Edgar Allan Poe, Hemingway and others use this form beautifully, और इनका मानना क्या था, that and to make a powerful single impression in one sitting, है ना। Though short fiction is the art of saying a lot in very little, you could say. Okay. ओके एक और है यहाँ पे अ शोकेस फॉर राइटर्स, मेनी फेमस राइटर्स लाइक अभी तो मैंने बता दिया ना ये कि ये सारे जो राइटर्स हैं इन लोगों ने बहुत ही ब्यूटीफुली जो है इस फॉर्म को यूज किया है, ठीक है।
ओके, आगे बढ़ते हैं। तो शॉर्ट स्टोरी जो है आपका, ये इवॉल्व होना स्टार्ट हुआ था मतलब ओल्डर फॉर्म से, जैसे लेजेंड्स, मिथ्स, फेरी टेल्स, फोक टेल्स। बट इन द 19th century, बट इन द 19th century it became a real literary form. एंड जैसे कि आपके ये सारे पोएट्स जैसे जो राइटर्स हो गए, एडगर एडगर एलन पो, ही इज नोन एज द फादर ऑफ द मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी। ये आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि हमारा जो स्टोरी है उसमें आपका जो फर्स्ट वाला जो हम लोग आगे पढ़ेंगे यूनिट 2 में, उस स्टोरी में उनके जो राइटर है वो यही है, तो आप इस पॉइंट को इंक्लूड कर सकते हो कि एडगर एलन पो इज द फादर ऑफ मॉडर्न short story, and he focused on creating a single strong impression. और भी राइटर्स हैं, जैसे रशियन राइटर्स आ गए, टर्जनेव एंड टॉलस्टॉय, चेकोव, ये सब। इन्होंने एक्सप्लोर किया रियल ह्यूमन इमोशंस को। और भी आए, जैसे कि फ्रेंच के ऑथर्स आए, जैसे मेरीमे, फ्लॉबर्ट, डॉरेट, मॉपेसेंट, मेड द शॉर्ट स्टोरी इवन मोर पॉपुलर। ये सब साथ आए एंड इसको मतलब इन्होंने शॉर्ट फिक्शन को एक अनफॉरगेटेबल चीज बना दिया। एंड शॉर्ट फिक्शन, आई एम टू से शॉर्ट फिक्शन became global with so many styles and subjects. Okay, I'm now thirsty. तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब भी आप ये वाले नोट्स को पढ़ लेना जो यहाँ पे स्क्रीन में आपको दिख रहे हैं। So our next topic is origin and development of short fiction or story. The development of Australian short fiction, यानी हमें यहाँ पे अब Australian short fiction या story के बारे में पढ़ने को मिलने वाला है, was influenced by the unique aspect of the continent, जैसे कि convict system, bushrangers, aborigines, and rugged landscape. और सेसिल हैडग्राफ्ट ने ये जो डेवलपमेंट है शॉर्ट स्टोरी की, इसे थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया, थ्री एजेस में डिवाइड किए, थ्री पीरियड्स में डिवाइड किए, विच इज 1830 टू 1860, 1860 टू 1880 एंड 1880 टू 1893। नाउ अब हम लोग इसे पार्ट बाई पार्ट पढ़ेंगे। आपको थोड़ी थोड़ी चीजें जान लेने की जरूरत है ताकि आप आंसर इलेबोरेट कर पाओ, जैसा कि मैं हमेशा की तरह कहती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन तो आपके हो सकते हैं शॉर्ट में आ जाए, बट लॉन्ग में बहुत कम चांसेस होते हैं, तो स्टोरी से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ओके। तो हम लोगों का स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट है 1830 टू 1860। तो ऑस्ट्रेलिया की अगर हम लोग बात करें, तो इन ऑस्ट्रेलिया शॉर्ट स्टोरी वर शेप्ड बाय लोकल थीम्स लाइक बुश लाइफ, कॉन्विक्ट्स एंड मोरल वैल्यूज एंड बुश एडवेंचर्स, मोरल लेसन्स, जैसा मैंने बताया। So writers like John Heushen and David Byrne wrote about convict system and bush adventures. है ना, David Byrne set stories in Australia. And other authors like Mrs. Vidal and John Lang addressed emigration, Aboriginal relations and historical events. तो आप कह सकते हो कि इस टाइम पीरियड की जो भी स्टोरीज थी, ये ज्यादा रियलिस्टिक थी एंड फुल ऑफ स्ट्रगल एंड इमोशंस से भरी हुई थी। ठीक है, इट वाज फुल ऑफ इमोशंस एंड स्ट्रगल्स। अब हम लोग आ जाते हैं 1860 टू 1880 में। सो ये ऐसा टाइम था, दिस टाइम वाज अबाउट मोर कलेक्शंस एंड डिफरेंट थीम्स, में डिफरेंट डिफरेंट थीम्स थे। एंड बुश लाइफ, लॉस्ट चिल्ड्रन, एडवेंचर स्टोरीज, ये सब जो है इस टाइम पे थे। मोरल लेसन्स उसमें भी थे। एंड मार्कस मार्कस क्लार्के जो है, he became famous for his detailed and emotional storytelling. His storytelling and mystery and detective stories also become popular at that time. These stories showed how people survived in harsh lands और उनकी emotions के बारे में भी बताया करते थे। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं लास्ट वाले पीरियड में, विच इज 1880 टू 1893। तो ये क्या थी, अब हम लोग आने वाले हैं घोस्ट एंड सुपर थीम्स में। तो समझ लो यहाँ पे 1880 से 1893 में आपका सुपर स्टोरीज होती थी, घोस्ट टेल्स बताए जाते थे। रोजा प्रेड एंड तास्मा ब्रॉट अर्बन लाइफ एंड मॉडर्न स्टाइल्स।
इन लोगों ने क्या लाया, मॉडर्न और अर्बन लाइफ जो है अपनी स्टोरीज में दिखाना स्टार्ट किए, एंड बुश क्राइम एंड कॉन्विक्ट थीम्स जो है इसमें कंटिन्यू रही आपकी यहाँ तक भी। एंड राइटर्स लाइक मार्कस क्लार्के पेव द वे फॉर लेटर ऑथर्स जैसे कि हेनरी लॉसन हो गए एंड बारबरा बेंटन हो गए, जिन्हें हम नेक्स्ट स्लाइड्स में आगे देखने वाले हैं। तो लीजिए आगे आपके फेवरेट राइटर्स जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले स्लाइड में बात की थी, लॉसन एंड बारबरा बेंटन। तो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ चुके हैं विच इज द बुलेटिन ईयर्स। तो इसमें क्या है हमारा, कि आप कह सकते हो कि शॉर्ट फिक्शन, ऑस्ट्रेलिया में शॉर्ट फिक्शन का ये एक गोल्डन टाइम रहा है। द शॉर्ट स्टोरी गेन पॉपुलैरिटी इन ऑस्ट्रेलिया ड्यूरिंग 1890s thanks to its regular publication in Sydney Bulletin. Writers like Henry Lawson and Barbara Benton were prominent during this period. तो अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इन सब राइटर्स की। तो पहले आ जाते हैं हेनरी लॉसन। तो इन्होंने जो है मेल बॉन्डिंग, ऑनेस्टी, टफ आउटबैक लाइफ, इन सब के बारे में लिखा है, जैसे कि द ड्रोवर्स वाइफ, द यूनियन ब्यूटीज, इट्स डेड। बारबरा बेंटन की बात करें तो ये जो है हार्श हार्श रियलिटी, ह्यूमन की क्रूअल्टी दिखाती थी अपने स्टोरीज में, अपने वर्क्स में, जैसे कि द ड्रीमर हो गया। ठीक है, द ड्रीमर हाईलाइट्स ऑस्ट्रेलियन आउटबैक एज अ टेरिफाइंग एंड हॉस्टाइल प्लेस। नेक्स्ट वन इज हेनरी हैंडल रिचर्डसन। तो ये एक्सप्लोर करते थे मोस्टली साइकोलॉजिकल थीम्स को, जैसे ये है वुमेन मस्ट वीप एंड द वेट। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे विच इज फ्रॉम द 1920s टू 1950s। जो शॉर्ट फिक्शन थी वो नेचर, एनिमल्स और इमोशंस को एक्सप्लोर करने लगी थी, वेदर वगैरह पे एक्सप्लोर करने लगी थी। राइटर्स हो गए जैसे सुजैन कैथरीन सुसैन, ओके, प्रिंचार्ड। अगर मैं गलत प्रोनाउंस करी तो आप लोग करेक्ट कर देना, ठीक है। Vance, Palmer, and Frank Dalby used animals and nature as metaphor to reflect human emotions and struggle. उसी तरह से डैल स्टीवन जो है ये फेबल्स लिखते थे, और मार्गरेट ट्रिस्ट जो है वो नेचर, मतलब मार्गरेट ट्रिस्ट avoided nature completely. Every writer had a unique way, you know. तो stories जो है it became more symbolic and artistic. Overall, Australian short fiction of this era often featured rural and suburban settings, explored moral values like honesty, courage, and used the natural landscape as a parallel to human dilemmas. आपको समझ आ रहा है? अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है आप मुझे कमेंट करो, आई विल एक्सप्लेन। ओके, ऐसे मेरे साइड से जितना इजी हो पा रहा है मैं उसे बता रही हूँ। यहाँ जो लिखा है उसको भी मैं नेग्लेक्ट करके, मतलब जो लिखा है वो तो बता रही हूँ बट अपने वे में बता रही हूँ। अभी जैसे मैं बता रही हूँ ना, तो वो ऐसा नहीं है कि मैं इसमें एक पर्टिकुलर लाइन एक पढ़ा उसको बिल्कुल ट्रांसलेट कर रही हूँ, ऐसा नहीं कर रही हूँ मैं अभी। तो आपको मेरे हिसाब से मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ ताकि आपको समझ आए, और ये नोट्स तो आपके सामने अवेलेबल है ही। ओके, तो अब आ जाता है हमारा 20th सेंचुरी। क्या आ जाता है? 20th सेंचुरी। तो ये वाला जो सेंचुरी है आपका, ये एक, आप कह सकते हो दिस पीरियड ब्रॉट बोल्ड चेंजेस। राइटर्स जैसे हो गए आपके 1950s टू 1990s हो गए ना, ये 20th सेंचुरी। जैसे कि आपके राइटर्स हो गए फ्रैंक हार्डी एंड जुदा वेंटन, explored political themes and social inequality, and migrant themes जो है it became important, क्योंकि देखो वेटन की अगर बात करें तो ये माइग्रेंट थीम्स पे इनका स्टोरी ज्यादा हुआ करता था। एंड अगर हम लोग और आगे चल के बात करें तो फ्रैंक मूर हाउस और माइकल विल्डिंग excelling in narrative innovation and the fabulist mode gaining prominence। ठीक है, तो ये लोग एक्सपेरिमेंटल स्टाइल का यूज करते थे। एक्सपेरिमेंटल मतलब वो लोग टेक्निक्स, फेबलिस्ट टेक्निक, एक्सपेरिमेंट करते थे चीजों के साथ। तो फिर इस तरह से और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती चली गई हमारी शॉर्ट फिक्शन। दिस वॉज द एज ऑफ नैरेटिव इनोवेशन, नए आइडियाज, नए स्टाइल्स। एंड यस, वुमेन वुमेन राइटर्स भी जो है सामने आने लगी।
Women writers faced challenges, but figures like Thea Ashley gained recognition. इन्होंने recognition इन्हें मिल गया, है ना? Anthologies in 1980s showcased diverse voices, including those focusing on women's and migrant writing. Aboriginal writers like Cut Walker and Jack Davis excelled in poetry, novels, and drama, but contributed less to short fiction. Overall, this period marked a shift towards stylistic experimentation and a deeper awareness of fiction as an art form. आई होप ये क्लियर है, इसमें तो ज्यादा कुछ समझाने का है ही नहीं. तो एमर्जेंस ऑफ माइग्रेंट एंड अब ओरिजिनल शॉर्ट फिक्शन, इसकी अगर बात करें तो ये अब ओरिजिनल और माइग्रेंट राइटिंग जो है, ये दोनों भी शॉर्ट फिक्शन का आगे जाकर एक पार्ट बन गई. आर्ची वेलर का जो गोइंग होम है, ये पहला अब ओरिजिनल शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन था. इस चीज को बहुत अच्छे से याद रख लेना, ठीक है? ये 1986 में लिखी गई थी. नेक्स्ट, रीडिंग द कंट्री बाय म्यूके रो एटसेट्रा, ये सब जो है एक डिफरेंट एबोरिजिनल स्टोरी टेलिंग स्टाइल में प्रेजेंट किए गए थे. एंड नेक्स्ट इज बेवर्ली फार्मर्स मिल्क एंड द होम टाइम, ने ग्रीक ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस बताया इन मिल्क एंड होम टाइम में, ठीक है? क्लियर? देखो मैं हर एक चीज को छोटे छोटे में बता रही ताकि आप, क्योंकि आपको भी ये पता है कि इतना समझ आ गया हो कि इस तरह से तो क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको एक पॉइंट वाइज लिखना है. तो क्या बताया मैंने? बिवर्ली फार्मर्स ने ग्रीक ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस बताया इन मिल्क एंड होम टाइम में. नेक्स्ट आ जाता है फ्रैंक मोर हाउस. तो फ्रैंक मोर हाउस ने ट्रैवल, आइडेंटिटी एंड रिलेशनशिप पर लिखा था, जैसे रूम सर्विस 47 4017, ये सब. क्लियर? तो इस तरह से क्या हुआ, शॉर्ट फिक्शन बिकेम मोर डाइवर्स एंड पर्सनल. अब मैं पीछे से ही एबॉरिजिनल, माइग्रेंट राइटिंग ये सब बोलते आ रही हूँ. व्हाट इज इट? तो चलो मैं बताती हूँ. माइग्रेंट शॉर्ट फिक्शन, इट रिफर्स टू शॉर्ट स्टोरीज जो कि मेनली जो है लोगों के बारे में लिखी जाती है जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में माइग्रेट करते हैं, जिसको हम लोग स्पेशली इमिग्रेंट्स कहते हैं. इस स्टोरी में मेनली क्या दिखाते हैं? कल्चरल डिफरेंसेस, आइडेंटिटी कंफ्यूजन, होम सिकनेस, लैंग्वेज बैरियर्स. ऑफ कोर्स एक जगह से दूसरे जगह जाओगे तो वहाँ लैंग्वेज बैरियर्स आएंगे ना, जैसे द कराटे किड मूवी है, उसमें क्या दिखाया? लैंग्वेज बैरियर्स दिखाया गया है, कल्चरल डिफरेंसेस दिखाए गए हैं, और आइडेंटिटी कंफ्यूजन भी दिखाया गया है ना? और सर्च फॉर आइडेंटिटी, ये भी दिखाया गया है उसमें. कराटे किड आपके लिए ये माइग्रेंट स्टोरी को समझने का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. और अगर हम लोग लिटरेरी दुनिया की बात करें तो बीवर्ली फार्मर्स का स्टोरी है लाइक मिल्क एंड होम टाइम, ये आपका एग्जाम्पल हो सकता है. नाउ एबॉरिजिनल शॉर्ट फिक्शन क्या होती है? इट इज रिटन बाय इंडिजिनियस ऑस्ट्रेलियन राइटर्स एंड इट रिफ्लेक्ट्स देयर कल्चर, ट्रेडिशंस एंड ऑफन देयर स्ट्रगल्स विद कॉलोनाइजेशन एंड मॉडर्न ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी. और ये मेनली बेस्ड करता है ओरल स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन. इसका कनेक्शन रहता है, मतलब स्टोरी में कनेक्शन विद लैंड एंड एंसेस्टर्स. इसमें आपका डिस्क्रिमिनेशन, इनजस्टिस एंड रेजिस्टेंस भी दिखाते हैं. एंड समटाइम्स इट मिक्सेस ट्रेडिशनल स्टोरीज विद मॉडर्न सेटिंग्स. और इसका बेस्ट एग्जांपल है आर्ची वेलर्स गोइंग होम. आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा, आपका ये टर्म में भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि वो पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर का हमें पता चल जाता है, बट सिर्फ उस टॉपिक का मीनिंग ना पता होने की वजह से हम लोग उसका इनसाइड अंदर क्या है वो भूल जाते हैं. तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, तो आप आराम से लिख पाओगे, अपने आंसर में इसे इंक्लूड कर पाओगे. So besties, now this is the end of this session and I hope this session was helpful for you. If yes, then kindly like, share, comment and subscribe this channel. And yes, don't forget to click the bell icon. Furthermore, you can join my Telegram channel. There you will keep updated with the notices of IGNOU. And yes, now we will meet in our next session. Until then, take care, goodbye and keep smiling.